हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी जिसके बेस पे आप सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर पाओगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर शिक्षण अभिरुचि जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि एज अ टीचर आप कैसे बिहेव करोगे या फिर टीचर बनने के बाद आप कैसे व्यवहार करोगे अपने बच्चों के साथ और अपने क्लासरूम में, स्कूल में और या फिर स्कूल से बाहर। ठीक है, अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो आपको 50 में से 50 मार्क्स लेके देने वाला है। ट्रिक ये है, आपको कभी भी ऑप्शंस में निगेटिव ऑप्शन को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, नकारात्मक ऑप्शन को हमेशा अवॉइड करना। और अगर किसी भी ऑप्शन में टीचर के द्वारा बच्चे को मारने, पीटने या फिर डांटने जैसी एक्टिविटी को अगर दर्शाया गया है तो उसको भी अवॉइड करना। और अगर ऑप्शंस पे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा होमवर्क देने पे या फिर बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार करने पे, बच्चों की किसी भी एक्टिविटी को अनदेखा करने पे या फिर सिर्फ भाषण द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे अगर जोर दिया गया है तो ऐसे ऑप्शंस को भी हमें टिक नहीं करने हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमें क्या नहीं करना है। अब सही आंसर को कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखो। कहीं पे भी अगर टीचर के व्यवहार को पूछा गया है कि आप एज अ टीचर कैसे व्यवहार करोगे इस सिचुएशन में, तो देखना कि उन ऑप्शंस में से सबसे पॉजिटिव कौन सा है और सिंपली यार अपना कॉमन सेंस यूज करना। ठीक है, जब मेरा पेपर था एंट्रेंस का आज से 2 या 3 साल पहले और उसके बाद यूटेट और फिर सीटेट, तो मैंने यही ट्रिक और यही कॉमन सेंस यूज़ किया था। मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो आप भी सिंपली यही चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है, प्लस पॉइंट ये है इन पेपर्स का कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप अपना कॉमन सेंस बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस पर। और यही एक ऐसा पोर्शन होता है पूरे पेपर का जहाँ पे हम अपने कम से कम एफर्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब देखिए, सीटेट और यूटेट का जो लेवल होता है ना पेपर का, वो इससे हाई होता है। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड हाई लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है, तो ये किया जाता है एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, और इसी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में आप कैसा रुख अपनाएंगे। देखिए, ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कभी भी किसी भी बहुत ज़्यादा कठोरता की तरफ नहीं जाना है। कठोरता नहीं होगा, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता अगर कठोरता नहीं है तो। और ऑप्शन बी उदारता, बहुत ज़्यादा उदार भी नहीं होना है। तो वस्तुनिष्ठ, जैसा लिखा होगा उसके आधार पर आप लोग मूल्यांकन करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर करने की कोशिश करो और देखो आपको ट्रिक का कितना फ़ायदा हो रहा है। आप खुद कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो टीचिंग का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करना, पाठ्यक्रम को पूर्ण करना या फिर व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। अब देखिए ऑप्शंस को। अब टीचिंग का जो सर्वोच्च गोल होता है, सर्वोच्च लक्ष्य होता है, वो सिर्फ सूचनाएं देना तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सूचनाएं तो हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं या फिर कोई भी दे सकता है। उसके लिए टीचर बनने की क्या ज़रूरत है। अगला बोला गया है विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करना। अब ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करना ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम को पूर्ण करना,
सिर्फ पाठ्यक्रम को पूर्ण करना ये उद्देश्य नहीं हो सकता। जो किताबों में लिखा गया है उस कॉन्सेप्ट को उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो, मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि हमें कौन से आंसर को नहीं करना है, मतलब किन ऑप्शंस को अवॉइड करना है और किसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। टीचिंग का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है वो बच्चों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना होता है, जिससे कि बच्चे को सही गलत की परख हो, पहचान हो और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके वो एक अच्छा नागरिक बन सके देश का। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको सबसे पॉजिटिव लगे हमेशा उसी को सिलेक्ट करो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में किसका स्थान सर्वोच्च है? तो विद्यालय में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? प्रबंधक का, विद्यालय सचिव का, प्रधानाचार्य या फिर शिक्षक का? अब देखो, हमने टीचर और प्रधानाचार्य ये दो तो सबको पता होंगे, ठीक है। तो शिक्षक से बड़ा प्रधानाचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है स्कूल का, इतना सबको पता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर नहीं भी पता प्रबंधक और विद्यालय सचिव, तो उसको आप अवॉइड कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विद्यालयों के कुलाधिपति का कार्य प्रायः कौन करता है? तो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये राज्य के राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कोई भी एक व्यक्ति, मतलब किसी राज्य का एक राज्यपाल जो है वो एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया? ऑप्शन सारे यहाँ पे गलत दे रखे हैं। ये किया गया था 86 संविधान संशोधन में। 2002 में ये संशोधन हुआ था, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी और इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 21 क में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैज्ञानिक विधि का गुण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। वैज्ञानिक विधि का गुण नहीं है तो संशयवाद, प्रामाणिकता, परिशुद्धता या फिर मूल्य उन्मुखी। संशयवाद मतलब होता है डाउटफुल होना, और संदेह आपको तभी होता है जब आपको कोई चीज़ तार्किक नहीं लगती, और कोई चीज़ अगर तार्किक नहीं है मतलब वो वैज्ञानिक नहीं है। तो संशय एक वैज्ञानिक विधि होगी। प्रामाणिकता, आप किसी चीज़ का प्रमाण वहीं पे देखोगे जहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड यूज होगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी होगा। परिशुद्धता, उसकी एक्यूरेसी को देखोगे आप, तो यहाँ पे भी ये भी होगा वैज्ञानिक विधि। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी मूल्य उन्मुखी। तो ये वैज्ञानिक विधि नहीं होगी। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वैज्ञानिक विधि का गुण नहीं है, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि वैज्ञानिक विधि का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल कौन सी विचारधारा देती है? तो यहाँ पर कुछ विचारधाराएं ऑप्शंस में दे रखी हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदर्शवाद। कहते हैं ना, आदर्श बनो श्री राम की तरह। तो ये हमेशा धार्मिकता की पहचान होती है। और यथार्थवाद वैज्ञानिक शिक्षा को बल देगा, और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद ये सब सामाजिक और वैज्ञानिक शिक्षा पर बल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की दिशा कैसी नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब कोई चीज़ मूर्त है, कॉन्क्रीट है, आपके सामने है, तो पहले उसके बारे में बताओगे और उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसके फॉर एग्जांपल पहले आप
अगर आपको मोबाइल के फ़ीचर्स के बारे में बताना है तो सबसे पहले आप मोबाइल को दिखाओगे और उसके बाद उसके फ़ीचर्स को बताओगे, ठीक है। मतलब पहले आप किसी रियल ऑब्जेक्ट को दिखाओगे, उसके बाद उसके बारे में जितने भी विचार या फिर सूचनाएं हैं उसके बाद आप उसको दोगे। तो ऑप्शन ए तो होगा, मतलब शिक्षण की दिशा होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं पूछा है। अगला ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर। मतलब आप पहले कोई कठिन चीज़ बताओगे, उसके बाद उसको सरल तरीके से बताओगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, टीचर्स को कभी भी पहले बहुत ही सरल चीज़ को बताना होता है, सरल चीज़ से शुरू करनी होती है, उसके बाद जटिल की तरफ जाना होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले हाथ घुमाना सिखाया जाता है, उसके बाद बनाना सिखाया जाता है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना लिखना। तो सरल से शुरू करते हैं और उसके बाद जटिल की तरफ जाते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ, पहले स्टूडेंट्स को जो उनको पता होता है पहले से ही उसको बताएंगे, वो चीज़ दिखाएंगे या फिर वही चीज़ से वहीं से शुरू करके, और जो उनको पता नहीं है उस तरफ को ले जाएंगे उनके ज्ञान को, ठीक है। ऑप्शन डी सरल से कठिन की ओर। हाँ, जो ऑप्शन बी का बिल्कुल अपोजिट है वही मैंने समझाई। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुण को विद्यार्थियों में विकसित करना सर्वाधिक जरूरी है? सर्वाधिक जरूरी पूछा गया है। धन उन्मुखता, राजनीतिक उन्मुखता, सुख उन्मुखता या फिर मूल्य उन्मुखता। यहाँ पे मूल्य से मतलब किसी वस्तु के प्राइस से नहीं है। मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, किसी स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी को डेवलप करना, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट के अंदर कौन से गुणों को डेवलप करोगे? धन उन्मुखता, पैसे कैसे बनाएगा वो, या फिर पॉलिटिकल क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, या फिर वो सुखी कैसे रह सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, मूल्य उन्मुखता। आपका फोकस वैल्यू ओरिएंटेशन पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर है NCERT, ऑप्शन ए। इससे पहले पहले क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है, तो उसका था NCTE, और यहाँ पे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का पूछा है तो इसका आंसर है NCERT। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसको 1961 में सेटअप किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डंडे का प्रयोग ना करने पर बच्चा बिगड़ जाता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आप क्या करेंगे? बच्चे को कभी कभी पिटाई करेंगे। मैंने ट्रिक में क्या बोला था? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बच्चों की शिकायत करेंगे? नहीं, बच्चों को डांटेंगे या फिर बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही सबसे पॉजिटिव है, और बाकी ऑप्शंस में मारने पीटने की या फिर शिकायत करने की बात करी है, जो कि हमेशा गलत होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एक लघु समाज है। इस कथन का एक निहितार्थ है कि विद्यालय में प्रतिबिंबित सामाजिक बुराइयों को प्रधानाचार्य द्वारा अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा अगर प्रधानाचार्य करेगा तो विद्यालय का प्रबंधन कौन करेगा? ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है, प्रधानाचार्य द्वारा सतर्कता पूर्वक सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में वांछनीय परिवर्तन की दिशा में कार्य करना चाहिए। हाँ, वांछनीय परिवर्तन की दिशा में प्रिंसिपल हमेशा कार्य करेगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन सी में भी कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कठोर शब्द आ गया ना, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। कठोरता से नहीं, अपनी सतर्कता से वांछनीय परिवर्तन करेगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में विद्यालयी निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास, पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करना, स्व मार्गदर्शन की योग्यता का विकास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय निर्देशन जो कार्यक्रम है उसका प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन सी,
स्व मार्गदर्शन की योग्यता का विकास करना, मतलब बच्चों में ऐसी एबिलिटी या फिर योग्यता को डेवलप करना जिससे वो खुद का मार्गदर्शन कर सके कि उनको अपनी लाइफ में कहाँ पे क्या करना है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के कक्षा में लगातार पिछड़ जाने पर आप क्या करना चाहोगे? उसको परीक्षा में फेल कर दोगे? नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिविटी को हमेशा अवॉइड करना। उसके माता पिता को इसके बारे में सूचित कर दोगे? उससे क्या फ़ायदा होगा? बस डांट खाएगा। इस बारे में प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे, फिर वही शिकायत वाली बात, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, छात्र को परामर्श प्रदान करेंगे, तो हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि आप प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसको सबके सामने डांटेंगे। आप प्रिंसिपल होगे तो टीचर को सबके सामने डांटोगे क्या? ऐसा कभी हुआ है आपके स्कूल में? नहीं। उसको कार्यक्रम के बाद मिलने को कहेंगे, उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे, रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को करेंगे, शिकायत भी नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे, वो तो उसको पता ही होता है। वैसे ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टाफ के ही लोग होते हैं तो उनके साथ ऐसे ही बिहेव किया जाता है। अच्छे शिक्षक वह हैं जो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सहायक पुस्तकें लिखते हैं। सहायक पुस्तकें मतलब मास्टरमाइंड, गाइड वगैरह जो टीचर लिखते हैं, वो कोई अच्छे टीचर के गुण हो सकते हैं क्या? नहीं। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाते हैं, वो तो सभी करते हैं। केवल सहायक पुस्तकों को पढ़ाते हैं? नो। छात्रों को प्रेरित करने वाले टीचर सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को इंस्पायर कर सके, क्योंकि टीचर जो होते हैं बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, और वो जैसा बोलते हैं बच्चे उसको सच सच मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो करते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए? डिसिप्लिन बनाने के लिए सुधारात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक और निरोधात्मक, या फिर दमनात्मक? दमन कर दोगे क्या? नहीं, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ सुधारात्मक भी नहीं और निरोधात्मक भी नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नियमित शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो विद्यालय, पुस्तकालय, शिक्षण विधियाँ, ये तो रेगुलर स्कूल में होता ही है ना, तो धर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये रेगुलर शिक्षा में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 11 नवंबर को, और ये मनाया जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बर्थडे पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबको समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, पूरे शिक्षा तंत्र को सुधारना, या फिर शिक्षा तंत्र को आध्यात्मिक बनाना? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शंस भी इसी के अंडर आ जाएंगे। अगर पूरे शिक्षा तंत्र को सुधारोगे तो ये सारी चीज़ें भी खुद ही हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय प्रधानाचार्य अच्छे शैक्षिक नेता के रूप में उभरेगा? खुश करने वाले आदतों के साथ अत्यधिक सामाजिक व्यक्ति? नहीं। ऊंचे शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय से नेतृत्व की डिग्री, मतलब जो बहुत हाई डिग्री रखता हो। निरंतर अव्वल व सराहनीय विद्याविद? नहीं। एक शिक्षक जिसका कक्षा परीक्षाफल उत्तम, कठिन कार्य करने के साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में अभी भी लोकप्रिय, एक मिनट, अभी भी लोकप्रिय है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोकप्रिय होगा वही एक अच्छा नेता भी बन सकता है, और इसमें शैक्षिक नेता के रूप में पूछा है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन ए, केंद्रीय विद्यालयों से। अगला क्वेश्चन है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है?
तो ये बांटा जा सकता है 3 भागों में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुइंद्रिय उपागम, या फिर मल्टी सेंसरी अप्रोच भी हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। मतलब जैसे अगर क्लासरूम में प्रोजेक्टर से दिखाया जा रहा है तो वहाँ पे स्टूडेंट अपनी आँखों से भी देख सकता है, और टीचर उसको समझाएगा तो उसको कानों से सुन भी सकता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंस यूज हो रहे हैं, बहुत सारी इंद्रियाँ यूज हो रही हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 9। अगला है, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा किस क्षेत्र में अधिगम नहीं होता है? इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन सी, भावात्मक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक एक कला है या फिर शिक्षण एक कला है, या फिर उपरोक्त सभी। अब देखिए ऑप्शन सी, शिक्षण एक कला है। हाँ, टीचिंग एक आर्ट तो है ही, और शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। हाँ, इतने सारे B.Ed कॉलेज हैं तो प्रशिक्षित तो किए जाते हैं। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ऐसा साइकोलॉजी में माना जाता है कि टीचर जो होते हैं उनके अंदर एक टीचर की क्वालिटी जन्म से ही होती है। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आप क्या करोगे? उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, कुछ काम देंगे, या फिर उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से जागरूक कराएंगे? यार ऐसा तो सभी कराते हैं पर बच्चे मानते गए हैं। उन्हें सजा देंगे? नो। उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे? सिर्फ कहने से थोड़ी मानते हैं। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप उनको कुछ काम देंगे और वो उसको अपना उत्तरदायित्व तो समझेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ग्रुप वर्क भी ऐसे दिया जाता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए? दंड देकर? नहीं, हिंसा की तरफ तो बढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट करो। जिम्मेदारी देकर? हो सकता है। अनदेखा करके? अवॉइड नहीं करना है, बच्चों को अवॉइड नहीं करना है। अभिभावकों को सूचित करें? अभिभावकों को क्या करना है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम्मेदारी देके। ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो अनुशासित रहेंगे। सेम क्वेश्चन है ऊपर के जैसा, बस लैंग्वेज चेंज है। अगला है, विद्यालयी गतिविधियों के प्रबंधन का मुख्य रूप से उत्तरदायित्व किसका होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानाचार्य। आप लोगों ने सुना होगा अपने स्कूल्स पे टीचर लोग बोलते थे कि हमारा विद्यालय एक परिवार है और हम सब इसके सदस्य हैं, और उसके हेड प्रिंसिपल हैं, तो जो हेड होगा वही तो उत्तरदायित्व, उसी का उत्तरदायित्व होगा ना। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, छात्र की अनुशासनहीनता से निपटने के लिए निम्न में से आप किस आयाम का सबसे कम अनुपालन किया जाना चाहिए? अब देखो, सबसे पहले पॉजिटिव वाले देखते हैं। उदाहरण देकर अनुशासन वहाँ पे डेवलप किया जा सकता है क्या? हाँ, कोई सुनने वाले बच्चे होंगे तो मान लेंगे, थोड़ा बहुत है पॉजिटिविटी। सुधारात्मक है, निरोधात्मक भी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिकारी आयाम। इसका हम सबसे कम अनुपालन करेंगे अगर बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप करना है तो। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी के प्रयोग का क्या औचित्य है? ठीक है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षकों के भार को कम करने के लिए, शिक्षकों की संख्या घटाने के लिए। नेगेटिव, नो, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए थोड़ी होता है, प्रभावी बनाया जाता है शिक्षण को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूलों में ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों का मनोरंजन वो तो होता है, पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सर्वांगीण विकास। अगला है, शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान में दक्ष होना चाहिए क्योंकि?
क्रियात्मक अनुसंधान मतलब रिसर्च, क्रिएटिव होना चाहिए थोड़ा। यह उनको वास्तविक कक्षा समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लास में जो रियल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। टीचर में अगर क्रिएटिविटी होगी तो। आपकी राय में निम्न में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को सबसे कम प्रभावित करता है? थकान, परिपक्वता, बीमारी या फिर लिंग? थकान, कोई बच्चा बहुत थका हुआ होगा तो उसको सीखने में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। परिपक्वता, हाँ अगर कोई दिमाग से कम परिपक्व है, मैच्योरिटी कम है तो वो कम स्पीड से सीख पाएगा। बीमारी, अगर कोई बच्चा बीमार है तो सीख ही कैसे पाएगा वो। तो लिंग सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक है। कम क्या, बिल्कुल ही नहीं। मतलब किसी के जेंडर से थोड़ी ये डिसाइड होता है कि वो कम या ज़्यादा सीख पाएगा। अब कोई लड़का है और कोई लड़की है, इस बात से थोड़ी डिपेंड करता है कि वो कम या ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के रूप में आप कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहेंगे? दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब जैसे आजकल स्मार्ट बोर्ड होते हैं, प्रोजेक्टर होता है, तो ये सारी चीज़ें दृश्य श्रव्य मतलब जिनसे स्टूडेंट पढ़ाई जाने वाली चीज़ को देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो इसका उपयोग आप क्यों करेंगे? कक्षा के मनोरंजन हेतु? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ पे डीजे चला के गाने नहीं सुनाने हैं। ऑप्शन बी, अपने तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कि मुझे इतना आता है देखो। नहीं, ये भी नहीं होगा। कक्षा को अनुशासित करने के लिए, मतलब अनुशासन बनेगा क्या टेक्नोलॉजी से? ऑप्शन डी, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। हाँ, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, जिससे कि बच्चे वहाँ पे ज़्यादा अटेंटिव तरीके से सीख सकें, देख सकें, ध्यान मतलब फोकस हो उनका वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में निम्न में से कौन प्रभावी शिक्षण हेतु प्रभावशाली है? आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता तो शायद मैं टीचर नहीं बनती। शिक्षण योग्यता, हाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए एक टीचर में, ठीक है। वाक्पटुता मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो तभी वो टीचर बनेगा क्या? नहीं, इस हिसाब से भी मैं टीचर नहीं बनती क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ। चौथा है प्रधानाचार्य से निकटता मतलब सेटिंग। नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सफल शिक्षक बनने के लिए आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? निरंतर ज्ञान व कौशल में वृद्धि, सामाजिक बनना, लोकप्रिय बनना या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहना? ऑप्शन डी फिर से वही रॉन्ग। और लोकप्रिय बनना, लोकप्रिय बन हो तो भाई नेता बनो। सामाजिक बनना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, मतलब है ही नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निरंतर ज्ञान और कौशल से मतलब स्किल्स अगर आप डेवलप कर रहे हो, नॉलेज डेवलप कर रहे हो तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, सक्सेसफुल। फिर क्वालिटी पे पूछे, एक अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण की विभिन्न विधियों की जानकारी, हाँ टीचिंग स्किल्स आने चाहिए। मूल्यांकन के विभिन्न तरीके की जानकारी, यस। पाठ्यक्रम का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है, कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग वो तो सभी करते हैं, इसमें स्पेशल क्या है? हमें स्पेशल ऑप्शन को ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा। विद्यार्थियों को यथासंभव गृह कार्य देना, नो। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन करना, यस। आप स्टूडेंट और टीचर के बीच के इंटरेक्शन को प्रमोट करोगे, ठीक है। और दीर्घ व्याख्यान देना, नहीं। भाषणबाजी नहीं करनी है, ट्रिक में बताया था मैंने आपको। अगला है, सीखने को स्थायी बनाने हेतु क्या आवश्यक है? परमानेंट लर्निंग। शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव, आप शिक्षण को स्थायी बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया ही बदल दोगे क्या? नहीं, ऑप्शन ए बहुत ही एक्सट्रीम है। सीखी गई विषय वस्तु का क्रियान्वयन, यस।
कक्षा में अनुशासन नहीं, अनुशासन से स्थायी थोड़ी होता है, मनोरंजन से भी नहीं होता। सीखी गई विषय वस्तु का क्रियान्वयन, आप जो सीखा है बच्चों ने उसको रियल लाइफ में उसका यूज करवाओगे तो वो स्थायी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियमित रूप से गृह कार्य न करने वाले छात्रों की क्या करनी चाहिए? पिटाई? नहीं। ऑप्शन देखो, अनदेखी करनी चाहिए? नहीं, बच्चों को अवॉइड नहीं करना है एक टीचर ने। कक्षा के बाहर जाने के लिए कहेंगे? नो, सजा नहीं देनी है। कारणों के बारे में पूछना चाहिए और व्यक्तिगत परामर्श देना चाहिए? यस। प्रॉब्लम सुननी चाहिए बच्चों की, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, भले वो बहाने बनाए। अगला है, कक्षा में उपहास करेंगे? नहीं, ये टीचर की क्वालिटी ही नहीं होती कभी भी। इन नॉर्मल भी अगर आप किसी का उपहास बनाते हो, मजाक बनाते हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग टीचर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग उचित है क्योंकि इसे समझना सरल होता है। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा में इसको ज़्यादातर अपनाया जाता है क्योंकि इसको समझना सरल होता है। बाकी ऑप्शन देखो, इसके प्रयोग से छात्र गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपनी लैंग्वेज यूज़ करने में हर कोई प्राउड फील करता ही है। वो बात अलग है कि आजकल यहाँ पे पहाड़ में जैसे कुमाऊनी वगैरह बोलने में लोगों को शर्म आती है, तो ऐसा हर जगह नहीं होता है, ठीक है। और इससे मातृभाषा समृद्ध होती है, वो तो है ही हर जगह की। और अन्य भाषाओं में शिक्षण करना कठिन है, तो ये भी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसे समझना सरल होता है तो बच्चों को मतलब जल्दी से चीज़ें समझ में आएंगी, तो इसीलिए इस मातृभाषा का यूज़ किया जाता है, लोकल लैंग्वेज का। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण को मुख्यतः होना चाहिए, तो ये होना चाहिए छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब जो भी कक्षा में शिक्षण होता है उसका मेन फोकस स्टूडेंट होना चाहिए, ना कि टीचर, और ना ही पेपर वगैरह, पेपरों में ज़्यादा नंबर आएंगे करके नहीं, और शिक्षक का तो क्या ही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि आपके विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप निम्न में से क्या करोगे? स्थिति की अनदेखी करोगे? कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन इस टाइप का। अनदेखा तो करना ही नहीं है, अवॉइड नहीं करना है बच्चे को। फिर है, विद्यार्थियों को डांटेंगे? नहीं, डांटना मारना कुछ भी नहीं करना है। और कारण की पहचान कर अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे? यस। रीजन देखेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए अपनी जो टीचिंग स्किल है या फिर टीचिंग का जो मेथड है उसको चेंज करोगे उस समस्या के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चे की जो समस्या। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को नैतिक भाषण देंगे? भाषण नहीं देना है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में कोई शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब कोई बोर्ड नहीं है, चौक नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, बुक भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? विद्यार्थियों की सहायता से उचित सहायक सामग्री विकसित करेंगे, मतलब बच्चों को भी उनमें इन्वॉल्व करोगे और कुछ ना कुछ करके डेवलप करोगे वो सारी चीज़ों को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चों को आप जहाँ पे इन्वॉल्व करते हो कुछ सीखने के लिए तो वो आधा तो वैसे ही सीख जाते हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शन देखो नेगेटिव होंगे। बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे और उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। प्रधानाचार्य को बता देंगे, उससे क्या फ़ायदा? मतलब हो सकता है बट उस टाइम पे नहीं होगा ना। और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने को कहेंगे? नहीं, फिर टीचर का रोल ही क्या है। अगला क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग मतलब 99% लोग झूठ बोलते हैं। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ऑप्शन देखो, शिक्षण में आपकी रुचि है, सब लोग यही करते हैं, बट हो ना हो पैसे के लिए करते हैं सब, 99%। हाँ, तो क्योंकि यह एक सरल व्यवसाय है। नेगेटिव, विद्यालय में खूब अवकाश होते हैं, शिक्षकों का वेतन, यहाँ पे लिखा सब सच है जो मेन रीज़न होता है टीचर बनने का, बट जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि आज 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी काफ़ी कर रहे हैं।
शिक्षक को विद्यालय से बाहर अपने व्यवहार का निर्धारण कैसे करना चाहिए? मतलब विद्यालय में जो करना चाहिए वो तो लगभग अभी तक इतने क्वेश्चन करते हुए आपको पता चल ही गया होगा। तो विद्यालय के बाहर आप कैसे करोगे? अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहिए। नहीं, मनमर्जी नहीं चलती है कहीं भी, विद्यालय हो चाहे घर। सजग और संयमित रहना चाहिए। यस, ऑप्शन बी। इच्छाओं को दबाकर रहना चाहिए। नहीं, कोई सजा थोड़ी है टीचिंग प्रोफेशन। और किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। नो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द एंड। आप लोगों को पसंद आई होगी और जिसने कंप्लीट देखा होगा उसको तो अच्छा ही लगा होगा, और जिसका पेपर है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जिसका एसएससी का ख़राब भी गया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे दोगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का, एग्ज़ाम्स का मेनली। पेपर तो आते जाते रहते हैं, मेन चीज़ ये है कि आपने उस पेपर से क्या एक्सपीरियंस किया और उसी गलती को आप नेक्स्ट पेपर में ना करो, ये कोशिश होनी चाहिए। ओके, सो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह तो होते रहेगा। जिसको जैसा कंटेंट चाहिए होगा अगर वैसा प्रोवाइड करूँगी तो हो जाएगा। ठीक है, बट जिसको ये अभी जिसका पेपर है अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इनको शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स पे भी। और जिसके टीईटी वगैरह यूटेट का पेपर होने वाला है और आगे को सीटेट का भी होगा तो प्लीज़ आप लोग भी अपने अपने ग्रुप्स पे जो भी बीएड वाले हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़, देख रहे हो तो लाइक कर देना यार, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।